अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी तैयारी को ज़ोर व शोर के साथ कर रहे होंगे। साथियों, मैं जुनैद रज़ा आप तमाम साथियों का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। साथियों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप तमाम साथियों को फिर वही शेर याद दिलाना चाहूँगा। न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। साथियों, कल मैंने आपको रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में मुख्तसर बताया था। साथियों, कल मैंने आपको रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में मुख्तसर बताया था। साथियों, रमूज़ औक़ाफ़ को अंग्रेज़ी के अंदर पंक्चुएशन कहते हैं। रमूज़ औक़ाफ़ को अंग्रेज़ी के अंदर पंक्चुएशन कहा जाता है, जबकि इसी रमूज़ औक़ाफ़ को हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं। साथियों, रमूज़ औक़ाफ़ को हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं। साथियों, रमूज़ औक़ाफ़ को हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं। रमूज़ औक़ाफ़ को हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं। साथियों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, रमूज़ औक़ाफ़ की तारीफ व ख़ास अलामतें जो इबारत में ठहराव, रवानी और मफ़हूम की सही कैफियत को समझने के लिए लगाई जाती है, उसे हम रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। साथियों, रमूज़ लफ्ज़ रमज़ की जमा है। साथियों, लफ्ज़ रमूज़ रमज़ की जमा है, जिसके माने निशानात के होते हैं। साथियों, रमूज़ औक़ाफ़ की तारीफ जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, वह ख़ास अलामतें जो इबारत में ठहराव, रवानी और मफ़हूम की सही कैफियत को समझने के लिए लगाई जाती है, उन्हें हम रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। साथियों, रमूज़ औक़ाफ़ की तारीफ क्या होगी? वह ख़ास अलामतें, वह ख़ास निशानात जो इबारत में ठहराव, रवानी और मफ़हूम की सही कैफियत को, साथियों, मफ़हूम की सही कैफियत को समझने के लिए लगाई जाती है, उसे हम रमूज़ औक़ाफ़ कहेंगे। साथियों, रमूज़ औक़ाफ़ को अंग्रेज़ी के अंदर पंक्चुएशन कहते हैं। रमूज़ औक़ाफ़ को अंग्रेज़ी के अंदर पंक्चुएशन कहते हैं, जबकि रमूज़ औक़ाफ़ को हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे साथियों मैं बताऊं, ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद और जज़्म वगैरह ये इराब हैं। साथियों, इनका इस्तेमाल अल्फाज के तलफ़ुज़ के लिए किया जाता है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, इराब ज़बर, ज़ेर, पेश, मद, जज़म, तशदीद वगैरह ये इराब की मिसाल हैं। इनका इस्तेमाल अल्फाज के तलफ़ुज़ के लिए किया जाता है। साथियों, इसलिए इबारत में जगह जगह ठहरना भी पड़ता है। साथियों, आप गौर से सुनेंगे, इसलिए इबारत में जगह जगह ठहरना भी पड़ता है। कहीं कहीं पर उतार चढ़ाव के लिहाज से साथियों आवाज को धीमी या तेज करनी पड़ती है। साथियों, आप गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम सारी बातें समझ में आएंगी। इसलिए इबारत में जगह जगह ठहरना भी पड़ता है। कहीं कहीं पर उतार चढ़ाव के लिहाज से आवाज धीमी या तेज करनी पड़ती है। साथियों, मैं आपको बताऊं, लफ्ज रम्ज, रम्ज की जमा रमूज होता है। रम्ज की जमा रमूज होता है, जिसके माने निशानात के हैं। साथियों, निशानात निशान की जमा है। निशानात निशान की जमा है। साथियों, इसी तरीके से लफ्ज रमूज रम्ज की जमा है, जिसके माने निशानात के होते हैं। साथियों, इसी तरीके से लफ्ज औकाफ वक्फ की जमा है, जिसके माने ठहराव के होते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप रमूज औकाफ को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। रमूज औकाफ किसे कहेंगे? वह खास अलामतें जो इबारत में ठहराव, रवानी और मफहूम की सही कैफियत को समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। साथियों, मफहूम की सही कैफियत को समझने के लिए साथियों इबारत में लगाई जाती है, उसी अलामत को साथियों हम रमूज औकाफ कहेंगे। जैसे साथियों ज़बर, ज़ेर, पेश, तस्दीद और जज़्म वगैरह ये इराब हैं। साथियों, ये इराब की मिसाल है। साथियों, इनका इस्तेमाल अल्फाज के तलफ़ुज़ के लिए किया जाता है। इसी तरीके से इसलिए इबारत में जगह जगह पर ठहरना भी पड़ता है। साथियों, इसीलिए इबारत के अंदर में हमें जगह जगह पर ठहरना भी पड़ता है और कहीं कहीं पर साथियों
کہیں کہیں پر اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے ساتھیوں کہیں کہیں پر اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے آواز کو دھیمی یا تیز کرنی پڑتی ہے ساتھیوں کہیں کہیں پر آواز کو دھیمی یا تیز کرنی پڑتی ہے اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے ساتھیوں کل کے کلاس میں نے آپ کو رموز اوقاف کے بارے میں مختصر بتایا تھا آج کی کلاس میں ساتھیوں میں آپ کو رموز اوقاف کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا ساتھیوں رموز اوقاف کسے کہیں گے وہ خاص علامتیں جو عبارت میں ٹھہراؤ ربانی اور مفہوم کی صحیح کیفیت کو سمجھنے کے لیے لگائی جاتی ہے انہیں ہم رموز اوقاف کہتے ہیں ساتھیوں جیسے زبر زیر پیش تشدید جزم وغیرہ یہ اعراب کی مثال ہے ساتھیوں ان کا استعمال الفاظ کے تلفظ کے لیے کیا جاتا ہے اس لیے عبارت میں جگہ جگہ پر ٹھہرنا بھی پڑتا ہے ساتھیوں میں آپ کو بتاؤں اسی وجہ سے عبارت کے اندر میں ہمیں جگہ جگہ پر ٹھہرنا بھی پڑتا ہے ساتھیوں اسی طریقے سے کہیں کہیں پر اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے آواز کو دھیمی یا تیز کرنی پڑتی ہے ساتھیوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ رموز اوقاف کو بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے ساتھیوں رموز اوقاف کے اندر میں آپ کو ختمہ بتا رہا ہوں ساتھیوں رموز اوقاف کے اندر میں آپ کو ختمہ بتا رہا ہوں جس کو انگریزی کے اندر فل اسٹاپ کہا جاتا ہے اور اسی کو ہم ہندی میں پورن ویرام کہتے ہیں ساتھیوں ختمہ کو انگریزی کے اندر فل اسٹاپ کہتے ہیں جبکہ اسی ختمہ کو ہم ہندی میں پورن ویرام کہتے ہیں ساتھیوں اس علامت کو غور سے دیکھیے تو انشاءاللہ العظیم بات سمجھ میں آئے گی ختمہ کسے کہیں گے وہ نشان جو جملے کے ختم ہونے پر لگائے جاتے ہیں ساتھیوں اسے ہم ختمہ کہیں گے ختمہ کسے کہیں گے وہ نشان ساتھیوں وہ علامت جو جملے کے ختم ہونے پر ہم استعمال کرتے ہیں اسے ہم ختمہ کہتے ہیں ساتھیوں اسی ختمہ کو ہم انگریزی کے اندر فل اسٹاپ کہتے ہیں ساتھیوں اس علامت کو آپ غور سے دیکھیے جو قوسین کے اندر میں نے لکھا ہے اس علامت کو غور سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ العظیم بات سمجھ میں آئے گی ختمہ کسے کہیں گے وہ نشان جو جملے کے ختم ہونے پر لگائے جاتے ہیں اسے ختمہ کہتے ہیں قوسین کے اندر میں نے ختمہ کا نشان بھی لکھ دیا ہے ساتھیوں ختمہ کا علامت کو لکھ دیا ہے ختمہ کسے کہیں گے وہ نشان جو جملے کے ختم ہونے پر لگائے جاتے ہیں اسے ہم ختمہ کہیں گے ساتھیوں اسی ختمہ کو ہم انگریزی کے اندر فل اسٹاپ کہتے ہیں ساتھیوں اسی ختمہ کو انگریزی کے اندر فل اسٹاپ کہتے ہیں اور اسی ختمہ کو ہم ہندی میں پورن ویرام کہتے ہیں ساتھیوں ختمہ کو انگریزی کے اندر فل اسٹاپ کہتے ہیں اور ہندی میں پورن ویرام کہتے ہیں ساتھیوں جیسا کہ میں نے یہاں پر مثال کے ذریعہ سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے ہر جملے کے آخر میں یہ نشان لگایا جاتا ہے ساتھیوں میں مزید علم کے لیے بتا دوں کہ ختمہ کا استعمال جملہ کے ختم ہونے پر لگائے جاتے ہیں ساتھیوں میں مزید علم کے لیے بتاؤں کہ ختمے کا استعمال جملے کے ختم ہونے پر لگائے جاتے ہیں ساتھیوں ختمے کا استعمال جملے کے آخر میں لگائے جاتے ہیں جب جملہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے ساتھیوں ختمہ کسے کہیں گے وہ نشان جو جملے کے ختم ہونے پر لگائے جاتے ہیں ساتھیوں وہ علامت جو جملے کے ختم ہونے پر ہم استعمال کرتے ہیں اسے ہم ختمہ کہتے ہیں اسی کو انگریزی کے اندر فل اسٹاپ کہتے ہیں جس کو ہم ہندی میں پورن ویرام کہتے ہیں ساتھیوں ہر جملے کے آخر میں یہ نشان لگایا جاتا ہے ساتھیوں اس نشان کو آپ غور سے دیکھیں گے جو جملہ کے آخر میں ہم لگاتے ہیں ساتھیوں جیسے زید مارا گیا ساتھیوں یہاں پر بھی میں نے ختمہ کا استعمال کیا ہے کیونکہ زید یہاں پر مارا گیا ساتھیوں جملہ مکمل ہے موسم بدل گیا ساتھیوں موسم بدل گیا یہاں پر بھی جملہ مکمل ہو رہا آج صبح سے ہی بارش ہو رہی ہے ساتھیوں بارش مؤنث ہے اس لیے بارش ہو رہی ہے آج صبح سے ہی بارش ہو رہی ہے ساتھیوں جملہ مکمل ہے اس لیے یہاں پر ختمہ کا استعمال کیا گیا ہے احمد پڑھ رہا ہے ساتھیوں احمد پڑھ رہا ہے ساتھیوں جملہ مکمل ہے اس لیے ختمہ کا استعمال کیا گیا ہے ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ آپ ختمہ کو بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے ختمہ کسے کہیں گے اس کی تعریف کیا ہوگی ساتھیوں اردو قواعد کے اندر میں ختمہ کا ایک الگ مقام ہوتا ہے ختمہ کسے کہیں گے وہ نشان جو جملے کے ختم ہونے پر لگائے جاتے ہیں اسے ختمہ کہتے ہیں وہ نشان وہ علامت ساتھیوں اس نشان کو کہیں گے ختمہ جس کو جملہ کے اخیر میں لگاتے ہیں ساتھیوں قوسین کے اندر میں نے یہاں پر ختمہ کا نشان لکھا ہے اس علامت کو ساتھیوں آپ غور سے دیکھیں گے ساتھیوں اس علامت کو آپ غور سے دیکھیں گے ساتھیوں انشاءاللہ العظیم تو بہتر طریقے سے ختمہ کو سمجھ جائیں گے ساتھیوں اسی ختمہ کو ہم انگریزی میں فل اسٹاپ کہتے ہیں اور اسی ختمہ کو ہم ہندی میں پورن ویرام کہتے ہیں جو ہر جملہ کے آخر میں لگایا جاتا ہے ساتھیوں اگر کوئی آپ سے پوچھے ختمہ کا استعمال کہاں پر کیا جاتا ہے ساتھیوں جملہ کے اخیر میں ہم ختمہ کا استعمال کرتے ہیں آپ کو رموز اوقاف کے اندر سکتہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ساتھیوں سکتہ جس کو ہم انگریزی میں کوما بولتے ہیں ساتھیوں اسی کو ہم ہندی میں الپ ویرام کہتے ہیں ساتھیوں آپ غور سے سنیں گے سکتہ جس کو ہم اردو میں سکتہ کہتے ہیں اسی
इसी को हम हिंदी में अल्प विराम कहते हैं साथियों। सत्ता का हिंदी में अल्प विराम होता है, इसी को हम अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। साथियों इस निशान को आप गौर से देखिए, इसकी तारीफ क्या होगी साथियों, सत्ता की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। साथियों आप इसकी तारीफ सुनिए, किसी एक लफ्ज या फिक्रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल किए जाते हैं साथियों, उसे हम सत्ता कहते हैं, उसे हम कॉमा कहते हैं। साथियों आप गौर से सुनेंगे, किसी एक लफ्ज या फिक्रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए, थोड़ा ठहरने के लिए साथियों जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे हम सत्ता कहते हैं, जिसको अंग्रेजी के अंदर कॉमा कहा जाता है। साथियों सत्ते की अलामत वक्फे से कम होती है। साथियों सत्ते की अलामत वक्फे से कम होती है। इसी तरीके से साथियों सत्ता किसे कहेंगे, सत्ता की तारीफ क्या होगी। सत्ता को साथियों अंग्रेजी में हम कॉमा कहते हैं, इसी को हम हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। सत्ता किसे कहेंगे, किसी एक लफ्ज या फिक्रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे हम सत्ता कहते हैं। साथियों सत्ता की अलामत को मैंने कौसीन के अंदर लिख दिया है। साथियों आप गौर से देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम सत्ता को पहचान जाएंगे। सत्ता की तारीफ क्या होगी, सत्ता किसे कहेंगे, किसी एक लफ्ज या फिक्रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे हम सत्ता कहते हैं। साथियों सत्ता को अंग्रेजी में हम कॉमा कहते हैं। साथियों सत्ता को अंग्रेजी के अंदर हम कॉमा कहते हैं और इसी को हम हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। साथियों अल्प विराम किसे कहेंगे, सत्ता को ही अल्प विराम कहा जाता है। साथियों इस अलामत को और से देखिए, जैसे कि मैंने इसके बारे में जुमलों के अंदर लिखा है। सत्ता किसे कहेंगे, सत्ता को अंग्रेजी के अंदर हम कॉमा कहते हैं। साथियों सत्ता को अंग्रेजी के अंदर हम कॉमा कहते हैं और इसे हम हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। सत्ता की तारीफ क्या होगी, किसी एक लफ्ज या फिक्रे के बाद थोड़ा ठहरने के लिए। साथियों किसी एक लफ्ज या फिक्रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे हम सत्ता कहते हैं। साथियों सत्ता किसे कहेंगे, किसी एक लफ्ज या फिक्रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे हम सत्ता कहते हैं। सत्ता को अंग्रेजी के अंदर साथियों सत्ता को अंग्रेजी के अंदर कॉमा कहते हैं और इसे हम हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। साथियों जैसे मेले में मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े मौजूद थे। साथियों यहाँ पर आप जुमला को गौर से देखेंगे। साथियों मैंने यहाँ पर सत्ता का इस्तेमाल किया है। साथियों मैंने यहाँ पर सत्ता का इस्तेमाल किया है। मेले में मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे। जुबान ख्यालात के इजहार का एक जरिया है। अचानक मौसम बदल गया, ठंडी हवा चलने लगी। साथियों यहाँ बोलते हुए या लिखते हुए कुछ मुख्तलिफ चीजों का जिक्र हो तो हर एक का नाम लेकर थोड़ा सा ठहरना चाहिए। साथियों सत्ता जिसको अंग्रेजी के अंदर कॉमा कहते हैं, इसे हम हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम कहते हैं साथियों सत्ता को ही हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम किसे कहेंगे साथियों, सत्ता किसे कहेंगे, इसकी तारीफ क्या होगी, किसी एक लफ्ज या फिक्रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे हम सत्ता कहते हैं। साथियों इसकी तारीफ को सुनिए गौर से, किसी एक लफ्ज या फिक्रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए, मुख्तसर ठहराव के लिए जिस अलामत का इस्तेमाल करते हैं साथियों उसे हम क्या कहेंगे, सत्ता कहेंगे, जिसको अंग्रेजी के अंदर कॉमा कहते हैं। जैसे मेले में मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे। साथियों इस जुमला को गौर से देखिए, मेले में मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे। जुबान ख्यालात के इजहार का एक जरिया है। साथियों जुबान ख्यालात के इजहार का एक जरिया है। अचानक मौसम बदल गया, ठंडी हवा चलने लगी वगैरह। साथियों जहाँ बोलते हुए या लिखते हुए कुछ मुख्तलिफ चीजों का जिक्र हो तो हर एक का नाम लेकर थोड़ा सा ठहरना चाहिए। साथियों यहीं पर हम सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ बोलते हुए या लिखते हुए कुछ मुख्तलिफ चीजों का जिक्र हो, साथियों कुछ अलग अलग चीजों का जिक्र अगर हो जाए तो साथियों हमें हर एक का नाम लेकर थोड़ा ठहरना चाहिए। साथियों हम सत्ता का इस्तेमाल इसी जगह पर करते हैं। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सत्ता के बारे में भी बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। साथियों मैं आपको फिर से बता दूं सत्ता की तारीफ क्या होगी। साथियों इस अलामत को आप गौर से देखिए तो इंशाअल्लाह अज़ीम बात पूरी तरीके से समझ में आएगी। सत्ता जिसको अंग्रेजी के अंदर कॉमा कहते हैं, इसे हम हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। किसी एक लफ्ज या फिक्रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जिस अलामत का इस्तेमाल करते हैं साथियों, थोड़ी देर ठहरने के लिए, मुख्तसर ठहराव के लिए जिस अलामत का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सत्ता कहेंगे, जिसको अंग्रेजी के अंदर कॉमा कहा जाता है। साथियों जैसे मेले में मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे। साथियों जैसे मेले में मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे। जुबान ख्यालात के इजहार का एक जरिया है।
अचानक मौसम बदल गया, ठंडी हवा चलने लगी वगैरह। साथियों, जहां बोलते हुए या लिखते हुए कुछ मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र हो तो हर एक का नाम लेकर थोड़ी देर ठहरना ज़रूरी है। साथियों, जहां बोलते हुए या लिखते हुए कुछ मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र हो तो हर एक का नाम लेकर थोड़ा ठहरना चाहिए। साथियों, जहां बोलते हुए या लिखते हुए कुछ मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र हो तो हर एक का नाम लेकर थोड़ा ठहरना चाहिए। अब मैं आपको रमूज़ औक़ाफ़ के अंदर वक्फा के बारे में बता रहा हूँ। साथियों, अब मैं आपको वक्फा के बारे में बता रहा हूँ। साथियों, वक्फा को अंग्रेजी के अंदर सेमीकोलन बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में अर्धविराम बोलेंगे। साथियों, हिंदी के अंदर हम इसको अर्धविराम बोलते हैं। वक्फा वक्फा की तारीफ क्या होगी? सख्ते से जरा तवील ठहराव को वक्फा कहते हैं। साथियों, सख्ता के अंदर हम मुख्तसर ठहराव करते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं। साथियों, तवील ठहराव सख्ता के अंदर हम नहीं कर सकते हैं। तवील ठहराव के लिए साथियों हम वक्फा का इस्तेमाल करते हैं। वक्फा की तारीफ क्या होगी? सख्ते से जरा तवील ठहराव वक्फा कहलाता है, यानी जहां ज्यादा ठहराव हो। साथियों, जहां पर ज्यादा ठहराव हो उसे हम क्या कहेंगे? वक्फा कहेंगे। वक्फा की तारीफ क्या होगी साथियों? सख्ते से जरा तवील ठहराव वक्फा कहलाता है। साथियों, इस अलामत को गौर से देखिए, इसको मैंने कौसिन के अंदर लिख दिया है। वक्फा किसे कहेंगे? सख्ते से जरा तवील ठहराव को वक्फा कहेंगे, जहां साथियों यानी जहां ठहराव ज्यादा होता है। साथियों, वक्फा की तारीफ क्या होगी? वक्फा किसे कहेंगे? वक्फा को अंग्रेजी के अंदर सेमीकोलन बोलते हैं। साथियों, वक्फा को अंग्रेजी के अंदर सेमीकोलन बोलते हैं और इसे हम हिंदी में अर्धविराम बोलते हैं। साथियों, इसे हम हिंदी में अर्धविराम बोलते हैं। सख्ते से जरा तवील ठहराव वक्फा कहलाता है। साथियों, सख्ते से जरा तवील ठहराव वक्फा कहलाता है। साथियों, सख्ता और वक्फा के अंदर आप बेहतर तरीके से फर्क कर लेंगे। साथियों, सख्ता के अंदर मुख्तसर ठहराव होता है, सख्ता के अंदर मुख्तसर ठहराव होता है। साथियों, जबकि वक्फा के अंदर तवील ठहराव होता है। वक्फा के अंदर तवील ठहराव होता है। साथियों, सख्ता को अंग्रेजी में कॉमा बोलते हैं, इसे हम हिंदी में अल्प विराम बोलेंगे। साथियों, वक्फा को अंग्रेजी के अंदर सेमीकोलन कहा जाता है और इसे हम हिंदी में अर्धविराम कहेंगे। सख्ता की तारीफ क्या होगी साथियों? सख्ता की तारीफ क्या होगी? किसी एक लफ्ज या फिक्रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है साथियों, उसे हम सख्ता कहते हैं। साथियों, मुख्तसर ठहराव के लिए थोड़ी देर ठहरने के लिए जिस अलामत का इस्तेमाल करते हैं साथियों, उसे हम क्या कहेंगे? सख्ता कहेंगे। इसे हम अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। कोलन जिसको कहा जाता है। वक्फा किसे कहेंगे? जिसको अंग्रेजी के अंदर सेमीकोलन कहा जाता है और इसे हम हिंदी में अर्धविराम कहेंगे। सख्ते से जरा तवील ठहराव वक्फा कहलाता है। साथियों, सख्ते से जरा तवील ठहराव वक्फा कहलाता है। साथियों, अब मैं आपको रमूज़ औक़ाफ़ के अंदर वक्फा के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथियों, वक्फा जिसे सेमीकोलन कहते हैं। साथियों, वक्फा जिसे सेमीकोलन कहते हैं, इसे हम हिंदी में अर्धविराम कहेंगे। साथियों, सख्ते से जरा तवील ठहराव को वक्फा कहेंगे। साथियों, सख्ते से जरा तवील ठहराव वक्फा कहलाता है, यानी जहां ठहराव ज्यादा होता है। वक्फा की तारीफ क्या होगी? सख्ते से जरा तवील ठहराव को वक्फा कहेंगे। साथियों, सख्ते से जरा तवील ठहराव वक्फा कहलाता है। साथियों, सख्ते से जरा तवील ठहराव को वक्फा कहेंगे। साथियों, यानी ठहराव जहां पर ज्यादा होता है, यानी ठहराव जहां पर ज्यादा होता है उसे हम वक्फा कहेंगे। साथियों, जहां पर मुख्तसर ठहराव होता है उसे हम सख्ता कहेंगे। साथियों, सख्ते से ज्यादा ठहराव वक्फा के अंदर होता है। साथियों, अब मैं आपको राबिता के बारे में बता रहा हूँ। साथियों, राबिता किसे कहेंगे? जिसको अंग्रेजी के अंदर कॉलन कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में उपविराम कहते हैं। साथियों, सवालात के अंदर ये सब पूछे जाते हैं। साथियों, ये रमूज़ औक़ाफ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सी खास टॉपिक है। साथियों, रमूज़ औक़ाफ़ बहुत ही खास टॉपिक है, इसको आप मिस न करेंगे। साथियों, आप गौर से देखिए। साथियों, रमूज़ औक़ाफ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उर्दू क़वायद के अंदर में, इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आप इस टॉपिक को गौर से पढ़िए। साथियों, समझने की कोशिश कीजिए। साथियों, इसमें से सवालात पूछे जाते हैं। वक्फा किसे कहेंगे? साथियों, सख्ता से जरा तवील ठहराव वक्फा कहलाता है, यानी ठहराव जहां पर ज्यादा होता है उसे क्या कहेंगे? हम वक्फा कहेंगे। साथियों, वक्फा को अंग्रेजी के अंदर सेमीकोलन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अर्धविराम कहेंगे। साथियों, अब मैं आपको रमूज़ औक़ाफ़ के अंदर, जिसे साथियों हम हिंदी में उपविराम बोलेंगे। साथियों, राबिता को हिंदी में उपविराम बोलते हैं। इसकी तारीफ क्या होगी? वह निशान जो किसी शख्स या बात की तफसील बयान करने से पहले लगाए जाते हैं उसे राबिता कहते हैं। साथियों, इस अलामत को आप गौर से देखिए, इसके ऊपर भी नुक्ता है, नीचे भी नुक्ता है। साथियों, इस दोनों नुक्ता को आप गौर से देखिए, जो ऊपर नीचे है। साथियों, इसे हम क्या कहेंगे? राबिता कहेंगे। वह निशान जो किसी शख्स या बात की तफसील बयान करने से पहले लगाए जाते हैं।
साथियों राबिता किसे कहेंगे? वह निशान जो किसी शख्स या बात की तफसीर बयान करने से पहले लगाए जाते हैं उसे हम राबिता कहेंगे। साथियों राबिता को अंग्रेजी के अंदर कॉलन कहा जाता है। राबिता को अंग्रेजी के अंदर कॉलन कहा जाता है। इसी को हम हिंदी में उपविराम कहेंगे। साथियों राबिता को हिंदी में उपविराम कहते हैं और इसको अंग्रेजी में कॉलन कहते हैं। साथियों इम्तहानात के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको अंग्रेजी दे दिया जाता है और इसका उर्दू पूछा जाएगा। इम्तहानात के अंदर ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको उर्दू दे दिया जाएगा, इसका अंग्रेजी पूछ लिया जाएगा। इसी तरीके से कभी कभी आपको अंग्रेजी देके उर्दू पूछा जाता है। साथियों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको अंग्रेजी दे दिया जाएगा, उर्दू पूछा जाएगा। इसी तरीके से उर्दू दे दिया जाएगा, अंग्रेजी पूछा जाएगा। साथियों अगर आप आज गौर से सुनेंगे तो साथियों इंशाअल्लाह अज़ीम आइंदा सुनने की जरूरत महसूस नहीं होगी। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा इस टॉपिक को आप बड़ी ही गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। साथियों वक्फा किसे कहेंगे? वक्फा को अंग्रेजी में सेमीकोलन कहते हैं। इसी तरीके से राबिता किसे कहेंगे? राबिता को अंग्रेजी में कॉलन बोलते हैं। साथियों वह निशान जो किसी शख्स या बात की तफसीर बयान करने के कबल लगाए जाते हैं, उससे पहले लगाए जाते हैं, उसे राबिता कहते हैं। जैसे साथियों चट्टानों की किस्में। साथियों यहाँ राबिता का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथियों चट्टानों की किस्में, उसके बाद मैं आपको बताऊं तहदार चट्टानें। साथियों चट्टानों की कई किस्में होती हैं। चट्टानों की कई किस्में होती हैं। जैसे तहदार चट्टानें। साथियों तहदार चट्टानें, आतिशी चट्टानें वगैरह। साथियों जैसे तहदार चट्टानें, आतिशी चट्टानें वगैरह। तहदार चट्टानें, आतिशी चट्टानें वगैरह। साथियों राबिता किसे कहेंगे? वह निशान जो किसी शख्स या बात की तफसीर बयान करने के पहले लगाए जाते हैं, उसे राबिता कहेंगे। जैसे साथियों राबिता को अंग्रेजी में कॉलन बोलते हैं। राबिता को अंग्रेजी में कॉलन बोलते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कॉलन कहेंगे, उसे हम हिंदी में उपविराम कहते हैं। साथियों राबिता को अंग्रेजी में कॉलन कहते हैं और इसे हम हिंदी में उपविराम कहते हैं। साथियों वह निशान जो किसी शख्स या बात की तफसीर बयान करने के पहले लगाए जाते हैं, उसे राबिता कहेंगे। जैसे चट्टानों की किस्में। साथियों चट्टानों की कई किस्में होती हैं। इसी तरीके से तहदार चट्टानें, साथियों आतिशी चट्टानें वगैरह। अब मैं आपको रमूज़ औक़ाफ़ के अंदर सवाल या निशान के बारे में बता रहा हूँ। साथियों जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। साथियों अब मैं आपको रमूज़ औक़ाफ़ के अंदर सवाल या निशान के बारे में बता रहा हूँ। साथियों सवाल या निशान जिससे हम अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। सवाल या निशान जिसको अंग्रेजी में हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, साथियों उसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। साथियों सवाल या निशान सवालिया लहजे के इजहार के लिए जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है उसे सवाल या निशान कहेंगे। साथियों क्वेश्चन मार्क कहेंगे। सवालिया लहजे के इजहार के लिए जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है उसे सवालिया निशान। साथियों उसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। सवालिया निशान। साथियों सवालिया निशान किसे कहेंगे? सवालिया लहजे के इजहार के लिए जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है उसे हम सवालिया निशान कहते हैं। साथियों क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान को कहा जाता है, इसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। सवालिया लहजे के इजहार के लिए जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है उसे सवालिया निशान कहेंगे। साथियों उसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहेंगे। यानी जहाँ सवालिया लहजा हो, साथियों जहाँ पर सवाल पूछा जाए, सवालिया लहजा हो, पूछने का अंदाज सवालिया हो, साथियों उसे हम क्वेश्चन मार्क कहेंगे। साथियों जैसा कि मैंने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है, सवालिया निशान सवालिया लहजे के इजहार के लिए जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है उसे सवालिया निशान कहेंगे। साथियों उसे ही हम क्वेश्चन मार्क कहेंगे, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। यानी जहाँ सवालिया लहजा होता है। साथियों तुम कौन हो, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है। सवालिया लहजा में साथियों मैंने पूछा है तुम कौन हो, क्या यह फूल खुशबूदार है। साथियों ये यहाँ पर पूछने का जो लहजा है सवालिया है। क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हो रहा है। साथियों सवाल या निशान का इस्तेमाल हो रहा है। सबीला पढ़ने कब जाएगी। साथियों सबीला पढ़ने कब जाएगी। साथियों यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, पूछने का जो लहजा है मेरा साथियों सवालिया लहजा है। साथियों इसी तरीके से क्यों नहीं खेल रहा है, सरफराज क्यों नहीं खेल रहा है। साथियों सरफराज क्यों नहीं खेल रहा है। साथियों सरफराज क्यों नहीं खेल रहा है। साथियों यहाँ पर पूछने का जो लहजा है मेरा सवालिया लहजा है। साथियों और मैंने इस्तेमाल क्या है, साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल क्या है, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल क्या है। साथियों सवालिया निशान किसे कहेंगे? सवालिया लहजे के इजहार के लिए जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है, सवालिया लहजे के इजहार के लिए जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है उसे सवालिया निशान कहेंगे। साथियों यानी जहाँ पर सवालिया लहजा हो, पूछने का जो लहजा हो सवालिया हो। जैसे मैंने साथियों जुमले के अंदर इस्तेमाल किया है सवालिया निशान को, तुम कौन हो। साथियों तुम कौन हो। साथियों इस अलामत को गौर से देखिए, सवालिया निशान है। क्या यह फूल खुशबूदार है। साथियों इस अलामत को आप गौर से देखिए। साथियों इस अलामत को आप गौर से देखिए।
क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है। सबीला पढ़ने कब जाएगी, इस अलामत को गौर से देखिए साथियों, सवालिया निशान है। सरफराज क्यों नहीं खेल रहा है साथियों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है साथियों। इसी तरीके से आप रमूज औकाफ के अंदर साथियों मैंने अभी आपको खत्मा के बारे में बताया, सक्ता के बारे में बताया साथियों, वक्फा के बारे में बताया, राबता के बारे में बताया, सवालिया निशान के बारे में बताया, रमूज औकाफ जिसको अंग्रेजी के अंदर पंक्चुएशन कहा जाता है साथियों। रमूज औकाफ को अंग्रेजी में पंक्चुएशन कहते हैं, जिसे हिंदी में विराम चिन्ह कहा जाता है। रमूज औकाफ किसे कहेंगे, इसकी तारीफ क्या होगी, वह खास अलामतें जो इबारत में ठहराव, रवानी और मफहूम की सही कैफियत को समझने के लिए लगाई जाती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, रमूज औकाफ कहेंगे साथियों। रमूज औकाफ के अंदर मैंने आपको खत्मा के बारे में बताया साथियों, जो जुमले के खत्म होने पर लगाए जाते हैं। रमूज औकाफ के अंदर मैंने आपको खत्मा के बारे में बताया, वह निशान जो जुमले के खत्म होने पर लगाए जाते हैं उसे खत्मा कहेंगे साथियों। खत्मा को अंग्रेजी के अंदर फुल स्टॉप कहा जाता है और इसे हम हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं साथियों। खत्मा को अंग्रेजी के अंदर फुल स्टॉप कहा जाता है, इसे हम हिंदी में पूर्ण विराम कहेंगे। इसी तरीके से मैंने आपको सक्ता के बारे में बताया साथियों। सक्ता को अंग्रेजी के अंदर कॉमा कहते हैं साथियों, सक्ता को अंग्रेजी के अंदर कॉमा कहते हैं, इसे हम हिंदी में पूर्ण विराम कहेंगे साथियों। सक्ता को अंग्रेजी के अंदर कॉमा कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अल्प विराम कहेंगे। सक्ता को अंग्रेजी के अंदर कॉमा कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में अल्प विराम कहेंगे। इसी तरीके से साथियों रमूज औकाफ के अंदर मैंने वक्फा के बारे में बताया। वक्फा किसे कहेंगे, सक्ते से जरा तवील ठहराव वक्फा कहलाता है साथियों, यानी ठहराव जहां पर ज्यादा होता है उसे वक्फा कहेंगे साथियों। ठहराव जहां पर ज्यादा होता है उसे वक्फा कहेंगे, जहां पर ठहराव मुख्तसर होता है उसे हम सक्ता कहेंगे। वक्फा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सेमीकोलन कहा जाता है साथियों, जिसे हम हिंदी में अर्धविराम कहेंगे। इसी तरीके से राबता किसे कहेंगे साथियों, वह निशान जो किसी शख्स या बात की तफसीर बयान करने के पहले लगाए जाते हैं उसे राबता कहेंगे साथियों। जैसे चट्टानों की किस्में, चट्टानों की कई किस्में होती है साथियों, तहदार चट्टानें, आतिशी चट्टानें वगैरह साथियों। राबता को अंग्रेजी में कॉल्न कहते हैं, राबता को अंग्रेजी में कॉल्न कहते हैं, जिसका अलामत साथियों यहाँ पर मैंने लिख दिया है साथियों। राबता को अंग्रेजी में कॉल्न कहते हैं और इसे हिंदी में उपविराम कहेंगे। इसी तरीके से साथियों रमूज औकाफ के अंदर मैंने आपको सवालिया निशान के बारे में बताया साथियों। सवालिया निशान किसे कहेंगे, सवालिया लहजे के इजहार के लिए जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है उसे हम सवालिया निशान कहेंगे साथियों। उसे हम क्वेश्चन मार्क कहेंगे, उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहेंगे साथियों, यानी जहां पर सवालिया लहजा होता है साथियों। जैसा कि मैंने इस्तेमाल करके भी जुमला के अंदर दिखाया है। तुम कौन हो साथियों, यहाँ पर मैंने सवालिया निशान का इस्तेमाल किया है। क्या यह फूल खुशबूदार है साथियों, मैंने सवालिया निशान का इस्तेमाल किया है। सबीला पढ़ने कब जाएगी साथियों, मेरा पूछने का लहजा सवालिया है और साथियों मैंने सवालिया निशान का इस्तेमाल किया है। सरफराज क्यों नहीं खेल रहा है साथियों, यहाँ पर मेरा पूछने का अंदाज साथियों, पूछने का जो मेरा लहजा है सवालिया है और साथियों मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है साथियों, सवालिया निशान का इस्तेमाल किया है साथियों। अब मैं आपको रमूज औकाफ के अंदर में साथियों, अब मैं आपको रमूज औकाफ के अंदर में इन्वर्टेड कोमा साथियों और वाविन के बारे में बताने जा रहा हूँ साथियों। अभी मैं आपको रमूज औकाफ के अंदर सवालिया निशान के बारे में बता रहा था साथियों, सवालिया निशान के बारे में बता रहा था साथियों। अब मैं आपको रमूज औकाफ के अंदर वाविन के बारे में बता रहा हूँ साथियों। वाविन किसे कहेंगे, किसी की बात को उसी के अल्फाज में नकल करते हुए जो अलामत लगाई जाती है उसे वाविन कहते हैं साथियों। इसे अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमा कहेंगे साथियों। किसी की बात को उसी के अल्फाज में नकल करते हुए जो अलामत लगाई जाती है उसे वाविन कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमा कहेंगे साथियों। यानी जहां किसी की बात या कौल को नकल किया जाता है साथियों, जहां पर किसी की बात या कौल को नकल किया जाता है साथियों। आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम पूरी तरीके से बात समझ में आ जाएंगी इंशाअल्लाह साथियों। आप गौर से सुनेंगे। वाविन किसे कहेंगे, किसी की बात को उसी के अल्फाज में नकल करते हुए जो अलामत लगाई जाती है उसे वाविन कहते हैं। वाविन किसे कहेंगे, किसी की बात को उसी के अल्फाज में नकल करते हुए जो अलामत लगाई जाती है उसे वाविन कहते हैं साथियों। उसे हम अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमा कहेंगे, इसको अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमा कहेंगे साथियों, जिसे हम हिंदी में उद्धरण चिन्ह कहते हैं साथियों। इसको हम हिंदी में उद्धरण चिन्ह कहते हैं, यानी जहां पर किसी की बात या कौल को नकल किया जाता है साथियों, यानी जहां पर किसी की बात या कौल को नकल किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे साथियों, वाविन कहेंगे। जैसे नंगे सर त्रिलोचन ने किसी कदर बौखला कर कहा मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा वगैरह साथियों।
त्रिलोचन ने क्या कहा साथियों, त्रिलोचन ने क्या कहा, नंगे सर। साथियों त्रिलोचन ने कहा नंगे सर। साथियों किसी तरीके से त्रिलोचन ने बौखला कर कहा मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा। साथियों वह जैसे किसी की बात को उसी के अल्फाज में नकल करते हुए जो अलामत लगाई जाती है उसे वाविन कहते हैं। किसी की बात को उसी के अल्फाज में नकल करते हुए जो अलामत लगाई जाती है साथियों उसे हम क्या कहेंगे, वाविन कहेंगे। साथियों इसे हम अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमा कहेंगे, यानी जहां पर किसी की बात को साथियों नकल किया जाता है। साथियों यानी यहाँ पर किसी की बात या कौल को नकल किया जाता है। जैसे नंगे सर, त्रिलोचन ने किस कदर बौखला कर कहा, जैसे नंगे सर। साथियों जैसे नंगे सर, त्रिलोचन ने बौखला कर कहा मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा। त्रिलोचन ने बौखला कर कहा मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा वगैरह। साथियों अभी मैं आपको रमूज़ औक़ाफ़ के अंदर वावीन के बारे में बता रहा हूँ। साथियों वावीन का इस्तेमाल ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर किसी की बात को उसी के अल्फाज में नकल किया जाता है। साथियों जितनी बात कही गई है उतनी ही बात को उसी के अल्फाज में लिखा जाता है। साथियों वहां पर हम वावीन का इस्तेमाल करते हैं। साथियों अब मैं आपको फिजाइया के बारे में बता रहा हूं जिसको एक्सक्लामेशन बोलते हैं। साथियों विस्मयादी बोधक बोला जाता है। साथियों फिजाइया जिसको एक्सक्लामेशन कहते हैं अंग्रेजी के अंदर और इसमें हिंदी में, साथियों और इसे हिंदी में विस्मयादी बोधक कहा जाता है। अब मैं आपको रमूज़ औक़ाफ़ के अंदर फिजाइया जिसको अंग्रेजी में एक्सक्लामेशन कहते हैं और इसे हिंदी में विस्मयादी बोधक कहा जाता है। साथियों फिजाइया को अंग्रेजी के अंदर एक्सक्लामेशन कहा जाता है। साथियों फिजाइया को अंग्रेजी के अंदर एक्सक्लामेशन कहते हैं। साथियों इसे हम हिंदी में विस्मयादी बोधक चिन्ह कहते हैं। साथियों इसे हम हिंदी में विस्मयादी बोधक चिन्ह कहते हैं। साथियों फिजाइया किसे कहेंगे, अंग्रेजी के अंदर एक्सक्लामेशन कहते हैं। फिजाइया किसे कहेंगे जिसको अंग्रेजी में एक्सक्लामेशन कहते हैं, हिंदी में विस्मयादी बोधक कहा जाता है। फिजाइया किसे कहेंगे, हर्फ निशात, हर्फ तासुफ, हर्फ निशात, हर्फ तासुफ या हर्फ निदा या जोश और जज्बे को जिस निशान के जरिए जाहिर किया जाता है उसे हम फिजाइया निशान कहते हैं। साथियों फिजाइया को अंग्रेजी के अंदर एक्सक्लामेशन कहते हैं, इसे हम हिंदी में विस्मयादी बोधक कहा जाता है। साथियों फिजाइया को अंग्रेजी के अंदर एक्सक्लामेशन बोलते हैं, फिजाइया को अंग्रेजी के अंदर एक्सक्लामेशन कहते हैं और इसे हिंदी में हम विस्मयादी बोधक कहते हैं। साथियों इम्तिहानात के अंदर ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको एक्सक्लामेशन दे दिया जाएगा अंग्रेजी के अंदर और आपसे इसका हिंदी पूछ लिया जाएगा, आपसे इसका उर्दू पूछ लिया जाएगा। साथियों उस वक्त आप फंस जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप गौर से सुने। साथियों इस वीडियो को आप गौर से देखें तो इंशाअल्लाह अज़ीम दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत महसूस नहीं होगी। किसे कहेंगे साथियों, फिजाइया की तारीफ क्या होगी, हर्फ निशात। साथियों खुशी के मौका पर, गम के मौका पर साथियों जो अल्फाज हमारे मुंह से निकलता है साथियों उसको हम जिस अलामत के जरिए जाहिर करते हैं उसे हम फिजाइया कहेंगे, हर्फ निशात। साथियों खुशी के मौका पर हर्फ तासुफ या हर्फ निदा जोश और जज्बे को जिस निशान के जरिए जाहिर किया जाता है उसे फिजाइया कहते हैं। साथियों इस अलामत को आप गौर से देखिए। साथियों इस अलामत को आप गौर से देखिए, फिजाइया की मिसाल है साथियों जहाँ फौरी हैरत इस्तेजाब खुशी या गम का लहजा हो। साथियों जहाँ फौरी हैरत इस्तेजाब खुशी या गम का लहजा हो, जहाँ पर फौरी हैरत इस्तेजाब खुशी या गम का लहजा हो वगैरह। साथियों फिजाइया किसे कहेंगे जिसको अंग्रेजी के अंदर एक्सक्लामेशन कहते हैं, हिंदी में विस्मयादी बोधक कहा जाता है। साथियों फिजाइया को अंग्रेजी के अंदर एक्सक्लामेशन कहते हैं, हिंदी में फिजाइया को विस्मयादी बोधक कहा जाता है। अंग्रेजी में फिजाइया जिसको अंग्रेजी में एक्सक्लामेशन कहा जाता है इसे हम हिंदी में विस्मयादी बोधक कहते हैं। निशात फिजाइया किसे कहेंगे, हर्फ निशात, हर्फ तासुफ या हर्फ निदा जोश और जज्बे को जिस निशान के जरिए जाहिर किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे फिजाइया कहेंगे जहाँ फौरी हैरत इस्तेजाब खुशी या गम का इजहार हो वगैरह। साथियों अब मैं आपको रमूज़ औक़ाफ़ के अंदर कौसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथियों अब आखिर में आपको रमूज़ औक़ाफ़ के अंदर कौसिन के बारे में बता रहा हूँ। कौसिन को अंग्रेजी के अंदर ब्रैकेट्स कहते हैं। साथियों इसे हम हिंदी में कोष्ठ बोलते हैं या कोष्ठक भी कहते हैं। कौसिन को अंग्रेजी के अंदर ब्रैकेट्स कहते हैं। कौसिन को अंग्रेजी के अंदर ब्रैकेट्स कहते हैं, इसे हम हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। साथियों मैं आप तमाम से यही मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 को सपोर्ट कीजिए। साथियों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथियों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी मजीद फवायदा हासिल कर सकें। साथियों मैं आपको कौसिन के बारे में बता रहा हूँ। कौसिन किसे कहेंगे जिसको अंग्रेजी के अंदर ब्रैकेट्स कहा जाता है। साथियों अंग्रेजी में कौसिन को ब्रैकेट्स कहते हैं और इसे हिंदी में हम कोष्ठक कहते हैं। किसी की बात की इजाफी शक्ल या दूसरी जुबान में पेश करने के लिए उस बात को जिस अलामत के साथ साथ लिखा जाता है उसे कौसिन
کہتے ہیں اسے کیا کہیں گے ساتھیوں؟ کوشچن کہیں گے. کہ بات کی اضافی شکل یا دوسری زبان میں پیش کرنے کے لیے اس بات کو جس علامت کے ساتھ لکھا جاتا ہے اسے ہم کوشچن کہتے ہیں. ساتھیوں کوشچن کو انگریزی کے اندر بریکٹس کہتے ہیں. کوشچن کو انگریزی کے اندر بریکٹس کہتے ہیں. اسی طریقے سے ساتھیوں کوشچن کو ہم ہندی میں کوشٹک کہتے ہیں. کوشٹ کہتے ہیں ساتھیوں. کوشچن کو ہندی میں کوشٹ بھی کہا جاتا ہے اور اسے ہم کوشٹک بھی کہتے ہیں. ساتھیوں میں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ رموز اوقاف کے بارے میں بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے. ساتھیوں رموز اوقاف کے اندر میں نے آپ کو ختمہ کے بارے میں بتایا. ساتھیوں جو جملہ کے ختم ہونے پر استعمال کیا جاتا ہے ختمہ کے بارے میں بتایا جس کو انگریزی میں فل اسٹاپ کہتے ہیں. ساتھیوں ختمہ کو انگریزی کے اندر فل اسٹاپ کہتے ہیں جسے ہم ہندی میں پورن ویرام کہتے ہیں. ساتھیوں ابھی میں آپ کو رموز اوقاف کے اندر میں ختمہ کے بارے میں بتا رہا تھا. ساتھیوں ختمہ کے بعد میں نے آپ کو سکتہ کے بارے میں بتایا. ساتھیوں اسی طریقے سے میں نے آپ کو وقفہ کے بارے میں بتایا. ساتھیوں رابطہ کے بارے میں بتایا. سوالیہ کے بارے میں بتایا. واوین کے بارے میں بتایا. فجایہ کے بارے میں بتایا. کوشچن کے بارے میں بتایا. ختمہ ساتھیوں اس علامت کو غور سے دیکھیے. ختمہ کو انگریزی میں فل اسٹاپ کہا جاتا ہے. ساتھیوں ختمہ کو انگریزی کے اندر فل اسٹاپ کہا جاتا ہے جبکہ ختمہ کو ہندی میں پورن ویرام کہتے ہیں. ساتھیوں آپ غور سے سن لیں گے ساتھیوں سے آپ یاد رکھیں گے. ختمہ کو انگریزی میں فل اسٹاپ کہا جاتا ہے. ختمہ کو انگریزی میں فل اسٹاپ کہا جاتا ہے اور اسی ختمہ کو ہندی میں پورن ویرام کہتے ہیں. ساتھیوں سکتہ کو کوما کہا جاتا ہے. ساتھیوں سکتہ کو کوما کہا جاتا ہے جبکہ ہندی میں سکتہ کو الپ ویرام کہیں گے. ساتھیوں وقفہ کو سیمی کولن کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر. وقفہ کو سیمی کولن کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر. ساتھیوں اسے ہم ہندی میں اردھ ویرام کہیں گے. اسی طریقے سے رابطہ کو انگریزی میں کولن کہا جاتا ہے. ساتھیوں کبھی کبھی امتحان کے اندر پوچھا جاتا ہے رابطہ کو انگریزی میں کیا کہیں گے. ساتھیوں رابطہ کو انگریزی میں کیا کہیں گے تب آپ کا جواب ہونا چاہیے کولن کہا جاتا ہے. ساتھیوں اسے ہم ہندی میں اپ ویرام کہیں گے. ساتھیوں سوالیہ جس کو ہم کوشچن کہتے ہیں اسے ہم ہندی میں پرشن واچک کہتے ہیں. ساتھیوں واوین کو انگریزی میں انورٹڈ کوما کہتے ہیں. ساتھیوں واوین کو انگریزی کے اندر انورٹڈ کوما کہتے ہیں جسے ہم ادھرن چین کہا جاتا ہے ہندی میں. ساتھیوں جسے ہم ہندی میں ادھرن چین کہتے ہیں. ساتھیوں فجایہ کی علامت کو غور سے دیکھیے. فجایہ جس کو ایکسکلامیشن کہتے ہیں. ساتھیوں فجایہ کو انگریزی کے اندر ایکسکلامیشن کہتے ہیں. ہندی میں اسے ہم اسم عادی بودک کہتے ہیں. ساتھیوں اسی طریقے سے قوسین جسے ہم انگریزی کے اندر بریکٹس کہتے ہیں. ساتھیوں قوسین کو انگریزی کے اندر بریکٹس کہتے ہیں. ہندی میں اسے ہم کوشٹک کہتے ہیں. ساتھیوں میں خدا کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ میں نے جو ابھی آپ کو رموز اوقاف کے بارے میں سمجھایا آپ بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے. ساتھیوں انشاءاللہ العظیم آپ اسی طریقے سے محنت کرتے رہیں گے. ساتھیوں اگر ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ اس ویڈیو کو 2 مرتبہ دیکھیے 3 مرتبہ دیکھیے انشاءاللہ العظیم. ساتھیوں اللہ کی ذات پر یقین رکھیے. آپ اپنی محنت پر یقین رکھیے. ساتھیوں میں آپ کو بڑی ہی محنت سے مشقت سے پڑھاتا ہوں. ساتھیوں اگر آپ سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں بی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں ایس ٹی ای ٹی کی تیاری کر رہے ہیں بالخصوص بی پی ایس سی 4.0 کی تیاری کر رہے ہیں تو ساتھیوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی اہم ہے. ساتھیوں یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص ہے. ساتھیوں اسے مس نہ کریں گے آپ. تو ساتھیوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی اہم اور معاون ثابت ہوگا. ساتھیوں کافی اہم ثابت ہوگا آپ کے لیے. ساتھیوں ان کے اندر جو بھی مواد میں نے استعمال کیا ہے ساتھیوں سارے مواد NCERT پر مشتمل ہوتا ہے. ساتھیوں میں آپ کو جو بھی بتا رہا ہوں ساتھیوں میں آپ کو جو بھی پڑھا رہا ہوں یہ سارے مواد میں NCERT سے اٹھا کر لاتا ہوں. ساتھیوں میں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ رموز اوقاف کو بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے. ساتھیوں میں اب آپ سے پھر مؤدبانہ گزارش کروں گا آپ ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر پہلی مرتبہ ہیں ساتھیوں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں گے. ساتھیوں بیل آئیکن کو دبا دیجئے کہ میں جب بھی نئے نئے ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے. ساتھیوں میں آپ تمام کو پھر یہی کہنا چاہوں گا نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا. نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا. ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا. ساتھیوں میں آپ کے لیے رات دن محنت کرتا ہوں. ساتھیوں جس ویڈیو کو آپ 10 منٹ میں دیکھ کے نکل جاتے ہیں 10 منٹ کے اندر میں دیکھ کے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں ویڈیو کو اسکپ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. ساتھیوں اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے میری. ساتھیوں بڑی مشقت ہوتی ہے. ساتھیوں پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں تب جا کے یہ ویڈیو تیار ہوتا ہے. ساتھیوں 5 منٹ کے ویڈیو کو بنانے کے لیے 5 گھنٹہ پڑھنا پڑتا ہے. ساتھیوں میں آپ سے درخواست کروں گا آپ پڑھنے کی عادت ڈالیے. ساتھیوں آپ پڑھنے کی عادت ڈالیے. ساتھیوں کسی کے بہکاوے میں نہ رہیے. ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے انشاءاللہ العظیم. اب جو آنے والی ویکنسی ہوگی ساتھیوں آنے والی بحالی جو ہے ساتھیوں اس میں 1 سیٹ آپ کو بھی ملے. ساتھیوں 1 سیٹ آپ کو بھی ملے آپ بھی کامیاب ہو اس کے لیے ہم اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں.
ساتھیوں میں آپ کا ایک بھائی ہونے کے ناطے ایک دوست ہونے کے ناطے یہی درخواست کروں گا آپ پڑھنے کی عادت ڈالیے ساتھیوں کسی کے بہکاوے میں لونگ لفافے میں نہ رہیے ساتھیوں پڑھنے کی عادت ڈالیے کتاب سے دل لگی کیجیے کتاب سے محبت کیجیے ساتھیوں جس سے آپ کو کامیابی حاصل ہو سکے گی ساتھیوں اب دیجیے اجازت کل پھر ملتا ہوں نئے ویڈیوز کے ساتھ نئے عنوان کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ